नमस्कार। आज हम राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 1950 का जो दशक था, 1950 से प्रारंभ होकर के लगभग 1960 तक का जो कालखंड है, उस कालखंड में एक नए प्रकार की चर्चा प्रारंभ हुई कि अब राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। कुछ विचारकों ने तो यहाँ तक कहा कि अब राजनीतिक सिद्धांत का निधन भी हो गया है। यह चर्चा डेविड ईस्टन के ग्रंथ एन इंट्रोडक्शन टू द एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस ग्रंथ से ये चर्चा प्रारंभ हुई और 1959 में एस एम लिप्सेट की पुस्तक पॉलिटिकल मैन में यह चर्चा जो है वो चरम पर पहुंचती है। और चाहे वो एल्फ्रेड कोबा है, चाहे डेविड ईस्टन है और चाहे निश्चयवाद को मानने वाले जो अनेक विचारक हैं, उन सब ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की भविष्यवाणी करी। किंतु 60 का दशक प्रारंभ होते होते इस विचार के खिलाफ एक क्रांति होती है, इसके खिलाफ एक जोरदार आवाज़ उठती है और राजनीतिक दर्शन की परंपरा का समर्थन करने वाले विचारक आगे आते हैं और वे राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। तो इस डिबेट का जो अगला चरण है वो है राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। 1962 में लियो स्ट्रॉस, जो कि प्रमुख समकालीन राजनीतिक दर्शन की परंपरा का एक प्रमुख अधिकारी विद्वान है, उसने एक पुस्तक लिखी एपिलॉग। वो ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जो तर्क दिया जाता है उसके पीछे व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान और निश्चयवादी राजनीतिक विज्ञान, जिसको कि पॉजिटिविस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि राजनीतिक विज्ञान का वैज्ञानिक रूप से प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। तो यह जो राजनीतिक विज्ञान में जो निश्चयवादी आग्रह है, इस प्रवृत्ति ने राजनीतिक सिद्धांत के को पीछे धकेलने में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। और यह राजनीतिक सिद्धांत का ही नहीं वरन पश्चिमी समाज के एक बड़े संकट की ओर भी संकेत करता है। यदि हम निश्चयवादी अर्थों में यदि समाज की रीति नीति को समझते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम मूल्यों की वास्तविक भूमिका को अस्वीकार करते हैं। लियो स्ट्रॉस ये कहता है कि बहुत सारे मूल्य होते हैं समाज में, उनमें से कुछ उच्च स्तरीय होते हैं, कुछ निम्न स्तरीय मूल्य होते हैं, किंतु निश्चयवादी आग्रह के अंतर्गत सभी मूल्यों को समान कोटि का समझ लिया जाता है। यह ठीक वैसा ही है कि स्वच्छ जल को गंदे नाले के जल के साथ मिला दिया जाए, उन दोनों में कोई अर्थ नहीं है। अर्थात समाज में जो वैल्यू प्रेफरेंसेस हैं वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा आग्रह राजनीतिक सिद्धांत के क्षति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लियो स्ट्रॉस का यह आग्रह रहा कि इस स्थिति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, यह व्यवहारवादी जो आग्रह है यह समाज के लिए बहुत अधिक संकट पैदा करने वाला है। इसी स्थिति पर चर्चा करते हुए इज़ाया बर्लिन एक और विचारक थे, उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के लिए। बर्लिन का मुख्यतः तर्क ये है कि एक खुले समाज में, जो कि एक लोकतांत्रिक समाज होता है, एक उदारवादी समाज होता है, उस खुले समाज में हमेशा ही व्यक्तियों के हितों में भिन्नता होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित के अनुसार सोचता है और उसी के अनुसार वो व्यवहार करता है। तो जब समाज में विभिन्न व्यक्तियों के हितों में जब टकराव होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को जब ऊपर रखना चाहता है, ऐसे खुले समाज में, ऐसे प्रतिस्पर्धा युक्त समाज में कभी भी राजनीति का अंत नहीं हो सकता। और जब राजनीति का अंत नहीं हो सकता तो राजनीतिक सिद्धांत भी वहाँ से कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ ही यह है कि हम एक
एक श्रेष्ठ स्थिति की चर्चा करें। इज़ाया बर्लिन का जो मंतव्य है वो यही है कि ऐसा कोई विशेष ध्येय किसी भी परिस्थिति में कभी भी नहीं हो सकता कि इसको हमने प्राप्त कर लिया है और इसके आगे हमारे लिए प्राप्त करना कुछ शेष नहीं रह गया है। तो इसलिए यह दावा करना कि हमने आदर्श को प्राप्त कर लिया है, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। और इसीलिए जब तक खुला समाज रहेगा तब तक राजनीतिक सिद्धांत हमेशा जीवित रहेगा। हाँ, बर्लिन यह भी कहता है कि एक बंद समाज में, जैसे कि एक मार्क्सवादी समाज में, जहाँ पर हितों की राजनीति जब समाप्त हो जाएगी, वैसे समाज में हो सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत का प्रस्फुटन नहीं हो पाए, किंतु एक लोकतांत्रिक समाज राजनीतिक सिद्धांत के लिए हमेशा ही एक उर्वरा भूमि प्रदान करता है। एक और विचारक 1964 में हर्बर्ट मार्कुजे सामने आए और उन्होंने 1964 में एक पुस्तक लिखी, वन डायमेंशनल मैन। और अपनी इस पुस्तक में वो बताते हैं कि राजनीतिक अध्ययन में वैज्ञानिकता की मांग बहुत जोखिम भरी होती है, क्योंकि जब एक समाज वैज्ञानिक जब प्राकृतिक विज्ञान की भाषा में बात करता है, जब वो प्राकृतिक विज्ञान की वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग समाज विज्ञान में जब करने लगता है, तो एक प्रकार से हम यथास्थितिवाद को उत्पन्न करते हैं, स्टेटस को की स्थिति उत्पन्न होती है। और यथास्थितिवाद का अर्थ यह है कि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे। यह जो परिवर्तनों के प्रति जो डर है या यथास्थितिवाद है, यह राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक है। और हर्बर्ट मार्कुजे ये कहता है कि यह यथास्थितिवाद इसी शताब्दी में व्यवहारवादियों के द्वारा जो अत्यधिक वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग उनके द्वारा किया गया, उसके प्रयोग का ही परिणाम था कि हम एक यथास्थितिवाद की स्थिति में पहुंच गए और इसी स्थिति ने राजनीतिक सिद्धांत के विकास को क्षति पहुंचाई। जैसे कि हम निर्वाचन प्रक्रिया का जब अध्ययन करते हैं, तो मनुष्य की संख्या के आधार पर जब जन सहभागिता का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो जो मूल्यांकन है वो कभी भी परिवर्तन को महत्व नहीं देगा, वरन उसका उद्देश्य यही है कि कैसे सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से यह जो नया राजनीति का जो नया विज्ञान है, वह पॉलिटिकल इंक्वायरी या राजनीतिक अन्वेषण का साधन नहीं बन करके और राजनीतिक नियंत्रण का साधन बन जाता है, जो सिद्धांत के दृष्टिकोण से एक अच्छी स्थिति नहीं है और इसको हमें बदलना ही होगा। 1967 में एक विचारक और सामने आया, दांते जर्मिनो। दांते जर्मिनो ने एक पुस्तक लिखी, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड बियॉन्ड आइडियोलॉजी, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इस पुस्तक में वो पतन के लिए दो कारकों को उत्तरदायी ठहराता है। एक तो निश्चयवाद या पॉजिटिविज्म और दूसरा 20वीं शताब्दी में विचारधाराओं का अभ्युदय। तीन महत्वपूर्ण विचारधाराएं 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई। सबसे पहले साम्यवाद सोवियत संघ में, उसके बाद मार्क्सवाद, फासीवाद और नाजीवाद। तो यह जो विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं ने राजनीतिक सिद्धांत को क्षति पहुंचाई। जर्मिनो का ये कहना है, ये तर्क है कि राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका को समझने के लिए हमें राजनीतिक दर्शन पर बल देना ही होगा, क्योंकि यह केवल राजनीतिक दर्शन ही है जो कि उचित और अनुचित में भेद करने की क्षमता एक राजनीतिक वैज्ञानिक को प्रदान करता है। वो आगे ये कहता है कि राजनीति शास्त्र राजनीति का आलोचना शास्त्र होना चाहिए, अर्थात व्यावहारिक राजनीति में यदि
मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता है तो उसकी आलोचना करने का साहस भी एक राजनीति शास्त्री में होना ही चाहिए। और यहाँ पर वो सुकरात का उदाहरण देता है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री को सुकरात की तरह होना चाहिए, जो सत्ताधारी की गलतियों को बहुत साहस के साथ प्रस्तुत कर सके। इस तरह से 1970 के दशक से प्रारंभ होने से पहले ही एक बहुत अच्छी मूल्यात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई और राजनीतिक दर्शन एक सुदृढ़ स्थिति में सामने आया। यहाँ पर दोनों ही जो धड़े हैं उनमें कुछ नरमी दिखाई दी। डेविड ईस्टन, जिसने कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन की घोषणा की थी 1969 में, स्वयं राजनीति विज्ञान अमेरिकी राजनीति विज्ञान परिषद के अध्यक्षीय उद्बोधन के दौरान उसने ये घोषणा करी कि राजनीतिक विज्ञान को अपने स्वरूप को बदलना चाहिए और उसने ये कहा कि व्यवहारवाद को अब उत्तर व्यवहारवाद में स्वयं को बदल लेना चाहिए और तथ्यों के साथ ही मूल्यों को भी महत्व प्रदान करना चाहिए। राजनीति वैज्ञानिक को केवल सैद्धांतिक ही नहीं वरन अप्लाइड पॉलिटिकल साइंस, वास्तविक समस्याओं के समाधान को खोजने के दृष्टिकोण से भी प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ 70 के दशक के प्रारंभ होते होते अनेक समकालीन विचारकों के राजनीतिक चिंतन में एक नई दृष्टि का उदय होता है। जॉन रॉल्स की पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसने पूरी दुनिया में एक लंबे अरसे के बाद एक उत्कृष्ट ग्रंथ के रूप में अपनी छाप छोड़ी। माइकल ऑकशॉट, हन्ना अरेंट, एरिक वोगेलिन, बर्ट्रैंड डी जुवेनिल, लियो स्ट्रॉस और आगे चल करके क्रिश्चियन बे, हर्बर्ट मार्कुजे, सीबी मैकफर्सन, जूर्गन हेबरमास, एलिसडोर मैकिंटायर, माइकल वॉल्जर, ऐसे अनेक समकालीन राजनीतिक चिंतक आए जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कृतियों से राजनीतिक दर्शन को पुनर्जीवित करने का एक महान कार्य किया। और वर्तमान में स्थिति यह है कि जहाँ व्यवहारवादियों ने या जहाँ निश्चयवादी राजनीतिक विज्ञान ने मूल्यों की भूमिका को स्वीकार किया है, वहीं दार्शनिकों ने भी अपने अध्ययन को तथ्यों की कसौटी पर कसने से परहेज नहीं किया। और यही कारण है कि जॉन रॉल्स का जो एक बहुत ही एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, वो अनुभववाद के आधार पर लिखा गया एक ग्रंथ भी है। तो इस तरह से वर्तमान स्थिति जो है वो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान, इन दोनों के एक सामंजस्य और समन्वय की स्थिति है। और अब इस विवाद का कोई अधिक महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि अब राजनीतिक विज्ञान संघर्ष के पश्चात के एक तीसरे नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जहां राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, समस्या समाधान के दृष्टिकोण से भी और सिद्धांत निर्माण के दृष्टिकोण से भी। धन्यवाद।